स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। दोस्तों, PIB का जो वीकली एनालिसिस रहता है उसका जुलाई का फर्स्ट जो पार्ट है, जो फर्स्ट वीक है, उसका मैं एनालिसिस लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। PIB के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो सभी की सभी इस सेशन के अंदर में हम क्या करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप सभी इस सेशन को क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और अब इसकी PDF कहाँ मिलेगी आपको? प्रशांत तिवारी ये PDF नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, आप सभी इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इसकी PDF वहां पर मिल जाएगी। दोस्तों, आपके कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। एक बहुत खास बात दोस्तों आप सभी के लिए, ये स्टडी IQ पर जो लाइव फाउंडेशन बैच है, इसके अंदर में दोस्तों आपके लिए एक बहुत खास ऑफर ये चल रहा है कि 1 अगस्त से इसकी क्लासेस क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी रोज शाम को 6 बजे। और ये जो आपको मिल जाएगा, कितने में मिलेगा? 18,999 रुपए में आपको मिल जाएगा। कोड क्या यूज करके? PRT लाइव कोड यूज करके। तो यहां पर थोड़ी सी चीजें मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, ये लाइव कोर्स रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं रहेंगे, लाइव क्लासेस ली जाएंगी। पहली बात, ये जो कोर्स है इसमें कवर किया जाएगा जनरल स्टडीज GS, और ये आपके दोनों के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, दोनों के हिसाब से ये कवर किया जाएगा। दूसरी बात, तीसरी चीज मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ये भी समझने की कोशिश करिए इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपको इसके अंदर लाइव क्लासेस मिलेंगी, GS मिलेगा, आपको CSAT की क्लासेस मिलेंगी। CSAT आपको पता है प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर ये आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स में आपके मार्क्स चाहे जितने मर्जी आ जाए, GS के अंदर में वो काउंट नहीं किए जाएंगे। दूसरी चीज आपको यहाँ पर पता है, क्रैश कोर्स मिलेगा। मान के चलिए प्रीलिम्स नजदीक आ गया है, प्रीलिम्स के अंदर में रिविजन करने के लिए आपको क्रैश कोर्स चाहिए, वो मिलेगा। आपको नोट्स बनाने की टेंशन नहीं लेनी, हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर में अवेलेबल हैं। आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल मिलेगा, एड ऑन मटेरियल मिलेगा, वो भी चीज मिलेगी। आपको मेंटोरशिप, ये सबसे खास बात, पूरी की पूरी आपकी तैयारी के अंदर में आपको मेंटोर एलोकेट कर दिया जाएगा, और वो आपकी मेंटोरशिप रहेगी पूरी की पूरी इस कोर्स के अंदर में। साथ में ही आपको अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स के लिए 40 से ज्यादा टेस्ट ये रहेंगे आपके, इवन वीकली रिवीजन के लिए वो वैसे अलग से क्विज और टेस्ट रहेंगे। सारी चीजें अवेलेबल हैं। मेंस के लिए आपको मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर में सब कुछ मिलेगा, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 18,999 रुपए में। अगर आप मार्केट के अंदर में जाएंगे दोस्तों, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर में प्राइस पता करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 2 लाख से ज्यादा का बैठता है, लेकिन यहां पर आपको अफोर्डेबल प्राइस पर 18,999 रुपए में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाता है। कोड क्या यूज करना है? PRT लाइव, ये कोड आप यूज करें और आपको ये क्या मिलेगा? डिस्काउंट यहां पर 18,999 में मिल जाएगा। दूसरी चीज, स्टडी IQ पर आपके लिए क्या है, ऑप्शनल की क्लासेस भी शुरू हो रही है। कौन कौन से 2 ऑप्शन अभी कवर किए जा रहे हैं? एक PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और जियोग्राफी, ये दोनों के दोनों ऑप्शन करे जा रहे हैं। प्लीज आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। कॉस्ट क्या है? 12,499 रुपए इसकी कॉस्ट रहेगी। रोज 1 बजे इसकी क्लास रहा करेगी, 1 PM। ये आप क्या रहेगा, इसमें भी आप कोड क्या यूज कर सकते हैं? PRT लाइव कोड यूज करिए और आपको क्या मिलेगा? ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं आप सभी के सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा, क्योंकि देखिए 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है, तो अब इसे डिले मत करिए, फटाफट से इसके अंदर में क्या करिए, एनरोल कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए फटाफट अपने न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो है आषाढ़ी बीज। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मार्क कर लीजिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर में कभी भी आ सकता है। तो आषाढ़ी बीज क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को क्या की है, इसकी शुभकामनाएं दी है। तो आषाढ़ी बीज है क्या? आषाढ़ी बीज अगर देखा जाए तो फार्मिंग कम्युनिटीज के लिए नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में, स्पेशली गुजरात के अंदर में, इवन उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पे और कई अलग अलग जगह पर इसको मनाया जाता है। और ये शुक्ल पक्ष के अंदर में जो आषाढ़ महीना होता है, जो बारिश वाला जो महीना आषाढ़ महीना कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष का 2nd दिन पर इसको हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उस दिन मनाया जाता है। और याद रखिएगा इसको, अगर आप सभी जेठालाल शो देखते होंगे, एपिसोड देखते होंगे, तो कच्छी न्यू ईयर
कच्छ के रीजन के अंदर में, जो गुजरात के अंदर में है, वहां पर इसको न्यू ईयर के रूप में भी मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, ये क्या नाम है, आपके यहाँ पर यानी कि अहमदाबाद के अंदर में और जगन्नाथपुरी के अंदर में, वहां पर ये जो यात्रा होती है उसके लिए भी बहुत ज्यादा क्या रहता है, ये वाला फेमस रहता है। तो प्लीज ये सारी की सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आषाढ़ी बीज आपको पता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में डायरेक्ट पीआईबी से क्या है पूछ लिए गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशन। हमारा जो इंडिया का, जो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, वो क्या है, लागू हो चुका है, वो क्या है, काम करना शुरू कर चुका है। अभी रिसेंटली 2022 के ही प्रीलिम्स के अंदर में इससे ऑलरेडी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ऑलरेडी रिलेटेड क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो प्लीज यार, फ्लोटिंग का मतलब क्या, जैसे लेक है, नदी है, उसके ऊपर में क्या है, उसको जैसे ये देखिए, आप देखिए यहां पर फ्लोटिंग, तैरता हुआ, ठीक है, ये लगाया जाता है। इससे कई सारे बेनिफिट रहते हैं, जैसे सोलर पैनल लगाने के लिए क्या आपको जमीन को वरना एक्वायर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे जो ग्रिड कनेक्शन होता है उसमें बड़ा इशू रहता है। तो उस चीज से बचने के लिए क्या किया गया, सोलर पैनल। अब आपको ये चीज देखिए, यहां से कनेक्शन बिठाना शुरू करिए। सोलर पैनल की बात क्यों की जाती है, सोलर की बात क्यों की जाती है, क्योंकि देखिए इंडिया की हम अगर स्पेसिफिक बात करें और अगर वर्ल्ड की ही बात करें, तो वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो हमारी एनर्जी की नीड होती है, वो हम ज्यादातर क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल से क्या करते हैं, यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल। स्पेसिफिक अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी हम कहां से यूज करते हैं, ज्यादातर देशों में देखा जाए, इवन अभी यूरोप के अंदर में भी, अभी हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी था, क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं, थर्मल प्लांट से करते हैं। थर्मल प्लांट का मतलब क्या, कोयले को जलाते हैं और कोयले से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। ऑल्टरनेटिव भी है इसके, जैसे पानी डैम बनाकर भी किया जाता है कई जगह पर। लेकिन इंडिया के अंदर में एक और बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव देखा जाता है, वो क्या है, सोलर, जिसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में भी देखते हैं, जो कभी खत्म होने वाली एनर्जी नहीं है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, सूर्य की रोशनी हमेशा रहेगी, तो उसका उपयोग किया जाए। इसलिए इंडिया बहुत ज्यादा फोकस्ड है कि कैसे हम सोलर एनर्जी का उपयोग करें इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के अंदर में। इसके लिए बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हम कई सारे फ्लोटिंग सोलर जो प्लांट्स हैं उनको हम लगा रहे हैं। तो उसके अंदर में भारत का जो सबसे बड़ा सोलर जो फ्लोटिंग प्लांट है, वो क्या हो गया है, काम करना शुरू कर। कहां पर है ये दोस्तों, कहां पर है, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट है। कहां पर है, तेलंगाना के अंदर में, फुली फंक्शनल हो चुका है, फुली ऑपरेशनल है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट डिप्लॉय फोटोवोल्टिक पैनल्स सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज, मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया, देखिए वाटर बॉडी उसके ऊपर में लगा दिया जाता है। ठीक है, इससे कई सारी चीजें क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, ये प्लीज याद करिए। किसी जमीन की जरूरत नहीं होती, किसी चीज को एक्वायर करने की जरूरत नहीं जमीन को। ठीक है, आपको लैंड जो अगर आप एक्वायर कर लोगे तो उसको एग्रीकल्चर के लिए आप यूज नहीं कर सकते, तो एग्रीकल्चर के लिए फ्री रहेगी लैंड यूज करना। प्लस में देखिए एक और चीज देखिए, कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर प्रॉक्सिमिटी एनहांसेस द परफॉर्मेंस ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स, मतलब जो नीचे पानी है उसके कारण में जो फोटोवोल्टिक सेल्स कूल होते रहते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी एफिशिएंसी को भी क्या करते थे, इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा आप एक और देखिए, ग्रिड कनेक्शन, इंटर कनेक्शन जो बैठा होता है वो कम हो जाता है। वाटर इवेपोरेशन अगर ऊपर है, मान के चलिए अगर ऊपर है, तो सूर्य की किरणों से जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, लेक के अंदर पानी की कमी हो जाती है, वो भी क्या होता है, बचता है। तो सारी की सारी चीजें हैं। इवन दोस्तों जो एल्गल ब्लूम होता है, जिसके कारण में पानी के अंदर में क्या होता है, बहुत ज्यादा एल्गल ब्लूम हो जाते हैं, आप सभी ने देखा होगा, नीले नीले रंग के, कई जगह पे रेड भी हो जाते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सारी की सारी चीजें होंगी। कई सारे एग्जाम्पल ऐसे ओमकारेश्वर रिजर्वायर है, काया कुलम जो प्रोजेक्ट है केरल के अंदर में, गेतासुड जो डैम है वहां पर झारखंड के अंदर में, ठीक है, और ये आपका रिहन डैम कहां पर है, उत्तराखंड के में, सारे के सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल है। प्लीज नोट डाउन कर लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। प्लीज इसके डे याद कर लीजिएगा, और क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ये भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेज ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये इसका हमने 100th डे बनाया। तो सोचिए कितने पुराने समय से कोऑपरेटिव्स की बात की जाती है। तो कोऑपरेटिव्स होते क्या है, देखिए इसके लिए हमने अलग से मिनिस्ट्री भी बनाई है, तो इसलिए भी कोऑपरेटिव्स क्या है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या, देखिए किसी भी देश के अंदर में अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, किसी चीज के प्रोडक्शन की बात करते हैं। अब भारत जैसा देश जहां पर हर किसी के पास में उतना इंटेंस कैपिटल नहीं होता है कि वो इतने बड़े बड़े सेटअप को लगा सके, तो वहां पर यानी कि गांधी जी भी हमारे, जब हम आजादी के समय पर ही बात करते थे कि हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव्स की बात होनी चाहिए, और हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, हर जगह पर ये कोऑपरेटिव्स का क्या है, जिक्र है। तो कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं कि आप कई सारे लोग एक साथ आइए
कोऑपरेटिव्स के अंदर में कोऑपरेशन करके कोई चीज एस्टेब्लिश करिए और वहां पर कोई चीज प्रोडक्शन करिए, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव्स। तो उसका सोचिए कि पहली बार कब मनाया गया था, 1923 के अंदर में मनाया गया था। 100 साल हो गए, यानी कि देखिए उस समय से ये कोऑपरेटिव्स क्या है, हमारे देश के, वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। और देश में इसीलिए गांधी जी हमेशा कहते रहते कि विलेज लेवल पर हमें क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेकर जाना चाहिए, कोऑपरेटिव्स को लेकर जाना चाहिए। तो प्लीज याद रखिएगा। तो कोऑपरेटिव्स डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कब मनाया जाता है, ये जुलाई का जो सैटरडे होता है, फर्स्ट सैटरडे, उसको मनाया जाता है। प्लीज याद रखिएगा, जुलाई के अंदर में फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे के। और किसके द्वारा मनाया जाता है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो 1995 से देखा जाए, पहले तो 1923 में हुआ, फिर क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन डे ऑफ कोऑपरेटिव को क्या किया गया, 1995 के बाद से क्या किया गया, ज्वाइंटली सेलिब्रेट करने लगे। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस बनाता था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव हैज बीन जॉइंटली अलोंगसाइड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। प्लीज है, ठीक है, दोनों के दोनों को कंबाइन करके मनाया जाने लग गया, ठीक है। इसको क्या है, काफी अलग एक नाम से भी जाना था, कूल नेम से, जिसको कोप्स डे भी बोला जाता है। इस बार की थीम क्या रही, स्लोगन क्या रहा, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा, इस बार हमने कब मनाया, 2 जुलाई 2022 को मनाया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अभी रिसेंटली जो हमारे क्या नाम है, होम मिनिस्टर साहब हैं, मोटा भाई अमित शाह जी, उनको हमने कोऑपरेटिव्स का भी मिनिस्टर बनाया। तो प्लीज ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्या है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन। अगर ओशन साफ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ये पूरा का पूरा क्या है, एम है। आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों ये जानते हैं कि भारत की कोस्ट लाइन कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है, कितना बड़ा हमारा जो बॉर्डर है, हमारा जो एरिया है, वो कितने ज्यादा समुद्र के साथ में जुड़ा हुआ है। इवन अगर देखा जाए तो भारत की कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन है। और आप यहां पर देखिए, इसका जिक्र जब मरीन एक्टिविटीज का अगर जिक्र किया जाए तो बहुत स्पेशल, ये पीआईबी के अंदर में मेंशन है कि ऋग्वेद के अंदर में भी हमें जिक्र मिलता है मरीन एक्टिविटीज का। आप ये सोचिए कि हमारे लिए मरीन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, इकोनॉमी के लिए भी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि कितनी सारी डेवलपमेंट मरीन से हमारी कनेक्टेड है। बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं, देखिए अगर ट्रेड रूट को देख लें, ट्रेड आप दूसरी कंट्रीज के साथ देख लें, इवन इसके अंदर मरीन के अंदर में रिसोर्सेज को देख लें, इवन मरीन के अंदर में आप अगर डायरेक्ट अगर मैं देखूं किसी चीज का प्रोडक्शन, तो फिश प्रोडक्शन को देख लें, सारी चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो एक और चीज बहुत बड़ी बात है कि इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है जिसको किसी देश के नाम पर रखा गया। भारत विश्व के अंदर में जितने भी ओशन है किसी भी देश के नाम पर नहीं है, इंडियन ओशन इंडिया के नाम पर। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसके इस चीज को समझिए। लेकिन समस्या क्या है कि प्लास्टिक, अभी आपको पता है कि प्लास्टिक बैन भी कर दिया गया। तो प्लास्टिक क्या है, बहुत बड़ी एक समस्या है जो क्या कर रही है, हमारे इन ओशंस को खत्म करते जा रहे, धीरे धीरे उनको गंदा करते जा रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज हो गया, आप बिना उसके कारण आप तुरंत वहां पर फेंक देते हैं, सारी चीजें होती है, मतलब आप फ्लो होना उनका सबका। तो इसलिए कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा और काफी सारी एनजीओ को एक साथ लाके कि एक कैंपेन शुरू किया गया, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन, जिसके अंदर में काफी सारी एनजीओ को साथ लेकर यूनियन गवर्नमेंट क्या काम करेगी कि देश के अंदर में जो हमारी कोस्ट लाइन है उसको क्या करने, साफ करने के लिए। तो ये कैंपेन कब शुरू होगा, हमारा 17 सितंबर से, यानी कि 2022 अगले महीने से शुरू होगा, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के समय पर, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किसी स्टेट किसी दूसरी कंट्री, तो आपको पता होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज शुरू की गई है। इसके अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज काम करेंगी, जैसे मिनिस्ट्रीज ऑफ अर्थ साइंस काम करेगी, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री काम करेगी, इवन आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी काम करेगा, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी चीजें इसके अंदर में क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे, ठीक है। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है कि हम पूरे देश के अंदर में जितनी भी हमारी कोस्ट लाइन लगती है उसको कैसे साफ करें। क्लियर है, प्लीज, इंपॉर्टेंट है। अगला है ऑपरेशन नार्कोस। नार्कोस से आप समझ गए होंगे नार्कोटिक्स, ठीक है। तो रेलवे के अंदर में भी दोस्तों बहुत ज्यादा क्या होता था कि जो ये सब्सटेंसेस हैं, जो ड्रग्स हैं, जो इलीगल इनकी ट्रैफिकिंग करी जाती थी रेलवे के द्वारा। तो 2019 के अंदर में आरपीएफ को ये मैंडेट दिया गया कि वो भी किसी को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। तो किस एक्ट के तहत में ये आरपीएफ को मैंडेट दिया गया, आपके द नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 एनडीपीएस जिसको हम बोलते हैं। प्लीज याद रखिएगा, इसको 2019 के अंदर में क्या किया गया, आरपीएफ को हमने एम्पावर कर दिया। आरपीएफ कौन है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। उन्होंने फिर क्या लॉन्च किया, नार्कोस लॉन्च किया। नार्कोस के अंदर में वो क्या कर रहे थे, जो इलीगल ट्रेड हो रहा है, ड्रग्स का हो गया, नार्कोटिक्स का हो गया, इन सब चीजों का क्या हो गया,
इनलीगल जो ट्रैफिकिंग हो इसको रोकने के लिए वो ट्रेन के अंदर बहुत अलग लेवल पर उन्होंने मुहिम चलाई कि कैसे इसके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने को रोका जाए। आप खुद देखिए उन्होंने कितनी जगह पर कितने ज्यादा प्रोडक्ट को आप खुद सोचिए इतना ज्यादा अमाउंट का प्रोडक्ट उन्होंने सिर्फ रेलवे ने क्या किया है, रिकवर किया। तो आपको सोचिए देश के अंदर में इंटर रीजन और इंट्रा रीजन कितना ज्यादा क्या होता है, रेलवे का इस्तेमाल किया जाता होगा इन चीजों को इलीगल तरीके से ट्रैफिक करने के लिए। तो उसको रोकने के लिए चीज क्या करी गई, शुरू की गई। अगला अगर देखें महुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, प्लीज याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स तो कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर में है। इसको हम दक्षिण काशी के नाम से भी जानते हैं। ये जो टेम्पल्स हैं, जो ग्रुप हैं, मंदिरों के काफी सारे मंदिर हैं एक जगह पर, तो उनको ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है। तो याद रखिएगा इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण काशी भी बोलते हैं। और ये बताया जाता है 5 टेम्पल जो इसके अंदर में 5 टेम्पल्स का ग्रुप है। बताया जाता है कि 11वीं सेंचुरी के आसपास में ये हमें वहां से मिलता है सारी की सारी चीजें। और ये हेमाडपंथी स्टाइल में बना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज याद रखिएगा। हेमाडपंथी स्टाइल आर्किटेक्चर है। तो ये किसके नाम पर है, ये एक समय पे हेमाद पंत जी थे जो यादव एम्पायर के क्या थे, मिनिस्टर थे, उनके नाम पर है, प्लीज याद रखिएगा। और महुली किसके, कृष्णा नदी और वेन्ना नदी के कॉन्फ्लुएंस पर बसा है, तो प्लीज इसलिए याद रखिएगा इसको दक्षिण काशी भी बोला जाता है। तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है महुली ग्रुप ऑफ टेम्पल को कैसे डेवलप किया जाएगा। किसको रिपोर्ट सबमिट करी, मिनिस्टर ऑफ कल्चर को रिपोर्ट सबमिट करी है। प्लीज ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको क्या करिएगा, आप याद रख लीजिएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेंगे हेमाडपंथी स्टाइल नहीं, क्या नाम है, नगरा स्टाइल हो गया, या क्या नाम है आपका क्या नाम है वेनार स्टाइल हो गया, बहुत सारे स्टाइल, दक्षिण वाला हो गया, सब कुछ कहेंगे। तो आपको क्या करना है, याद रखना है नहीं, ठीक है। अगला क्या है, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एक्सरसाइज, यानी कि स्टेट्स जो हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं स्टार्टअप, यानी कि किस किस स्टेट के अंदर में स्टार्टअप का कल्चर कैसा है, किस किस स्टेट के अंदर में स्टार्टअप को बहुत ज्यादा क्या दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसके लिए इस रैंकिंग को क्या किया गया, निकाला गया है। किसके द्वारा निकाला गया है, आप याद रखिएगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, इसके द्वारा निकाला गया। ये रैंकिंग निकाली गई है और इस रैंकिंग को काफी समय से निकाला भी जा रहा है। इसके अंदर में ये देखा जाता है कि किस स्टेट के अंदर में स्टार्टअप से रिलेटेड इकोसिस्टम को बनाया जा रहा है, जहां पर स्टार्टअप को बूस्ट किया जा रहा है। स्टार्टअप से रिलेटेड, स्टार्टअप कैसे और ज्यादा बढ़े, उसके लिए क्या पॉलिसीज लाई जा रही हैं, कितना ज्यादा सपोर्ट किया है, उसको क्या किया जाता है, रैंक किया जाता है। यूनियन टेरिटरीज को, स्टेट्स को भी रैंक किया जाता है। प्लीज याद रखिएगा, जो करंट एडिशन है हमने 2019 से लेकर 2021 तक के डाटा के बेसिस पर क्या किया, कंपाइल किया उस रैंकिंग को। और इस रैंकिंग के अंदर में आप ये देखिए जो बेस्ट क्या है, तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस किस कैटेगरी की हुई है। देखिए हमने बांट देते हैं हमेशा, एक होते हैं बड़े बड़े स्टेट हैं और एक होते हैं यूनियन टेरिटरी, और कई बार हम हिली एरियाज को भी अलग रखते हैं, सारे के सारे स्मॉल स्टेट और हिली एरिया। यहां पर 2 कैटेगरी है, एक क्या स्टेट्स कैटेगरी और यूनियन टेरिटरी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किसने किया है, गुजरात ने और कर्नाटका ने, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी और नॉर्थ ईस्ट की कैटेगरी में मेघालय ने क्या किया, टॉप किया। जो टॉप परफॉर्मर है वो कौन है, केरला है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और उसके बाद में यहां पर कौन है, जम्मू एंड कश्मीर। प्लीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। डायरेक्ट कभी कभार रैंकिंग से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन निकालता है, DPIIT। तो आपसे पूछ लेंगे, कई बार पूछ लेंगे कि क्या नाम है ये किसके द्वारा नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है या और किसी में, तो आपको याद रखना। मेक इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल इस चीज को समझने की कोशिश करिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाने की भी कोशिश करता हूं कि इंडिया के अंदर में पहले क्या था, एग्रीकल्चर, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। फिर एग्रीकल्चर के बाद में जनरली जब इकोनॉमी का ट्रांजिशन हम देखते हैं तो उसके बाद क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। फिर उसके बाद में क्या आता है, सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस सेक्टर समझ लीजिए बैंकिंग हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, मोबाइल हो गया, वो क्या नाम है आपका टेली कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीजें होगी, सर्विस सेक्टर के अंदर में आता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। लेकिन हमने ये क्या किया, जब हमारा डेवलपमेंट फेज था तो हमने ये एक तरीके से मिस कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने कई बार मिस कर दिया, कई तरीके से मिस कर दिया। और इसी कारण से कहा जाता है कि भारत कभी भी अभी पहले मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया। तो इसलिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कहा कि हम भारत को क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए MSME के लिए बहुत सारी चीजें, स्कीम शुरू की गई, स्टार्टअप इंडिया कई सारी चीजें शुरू की गई। यहां पर मतलब पूरा फोकस ये किया गया, जैसे अभी देखिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव
सारी चीजें शुरू की गई, जिससे भारत के अंदर में क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू। अब आप खुद सोचिए, भारत की आबादी 131 करोड़ अभी ऑफिशियली के हिसाब से, अब हमारी नीड भी होगी, अब नीड है, हम मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पर नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता था, हम इंपोर्ट करते थे, और मैक्सिमम चीजें हमारी जो इंपोर्ट होती थी वो कहां से, वो चाइना से होती थी। मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल देता हूं किस चीज का, आप अपने मोबाइल फोन उठाकर देख लीजिए, भारत की इकोनॉमी के अंदर में, भारत की मार्केट के अंदर में, मोबाइल स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो पूरा पूरा किसका बोलबाला है, चाइना का बोलबाला है। ऐसी एक इंडस्ट्री और है, कौन सी, टॉय। आप जानकर हैरान रहेंगे कि हम अपने घरों में जो भी टॉय का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर टॉय कहां से आ रहे थे, चाइना से आ रहे थे। और इस चीज को देखते हुए क्या किया गया, फोकस किया गया कि कैसे चाइना के ऊपर में जो डिपेंडेंस है टॉय के रिलेटेड, उसको कम किया जाए। और इसलिए मेक इन इंडिया के तहत में हमने ये किया कि हम टॉयज, जो खिलौने हैं, उनको भारत में क्या करेंगे, बनाएंगे, और जो हमारी चाइना के ऊपर में जो डिपेंडेंस है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये हमने बहुत अच्छा एक ऑब्जेक्टिव अचीव भी किया है। उसके अंदर में क्या किया कि जो हमारा इंपोर्ट है टॉयज का, वो 70% क्या हो गया है, कम हो गया पिछले 3 साल में देखा जाए। यानी कि टॉय सेक्टर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, क्या कर रही है, रिवाइव कर रही है। और देखिए टॉय सेक्टर के एक और बेनिफिट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं करेगा, आप यहां पर अगर टॉय बनाएंगे तो इंडियन कल्चर से रिलेटेड, इंडियन सुपर हीरो से रिलेटेड आप टॉयज बनाएंगे, खिलौने बनाएंगे, जो एक तरीके से बच्चों को यहां के कल्चर के बारे में भी क्या करेगा, अवेयर करने की क्या करेगा, कोशिश करेगी, वो भी ऑब्जेक्टिव को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो प्लीज याद रखिएगा, और हमारा इंपोर्ट तो कम हुआ ही है, साथ में हमारा एक्सपोर्ट भी 61% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे क्या किए, इनिशिएटिव्स लिए। जैसे उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को यह मैंडेट किया कि कोई भी अगर टॉय बाहर से आ रहा है तो आप उसका रैंडम सैंपल क्या करिए, टेस्ट करिए, और अगर मान के चलिए वो टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसको या तो वापस भेज दिया जाएगा या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इंपोर्टर की कॉस्ट पर, यानी कि उसको मार्केट के अंदर में, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में नहीं आने दिया जाएगा। यानी कि यह इंश्योर किया गया कि टॉयज अगर बाहर से कोई आ भी रहे हैं तो क्वालिटी वाले आए। अब ज्यादातर क्या होता है कि टॉयज का इतना ज्यादा वो क्वालिटी और ये सब चीजें नहीं रहती थी, तो क्या होता था, वो अपने आप ही क्या होने लग गया, इंपोर्टर वहां से क्या करने, क्योंकि उसको पता था कि अगर भाई क्वालिटी में फेल हो गए तो फिर हमारे कॉस्ट पर क्या होगा, ये इसे डिस्ट्रॉय करेंगे, मेरा पैसा जाएगा, तो उन्हें इंपोर्ट करना बंद कर दिया। यानी कि धीरे धीरे हमने इस एंगल से क्या किया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करने की कोशिश की। एक और हमने क्या, इसको क्या किया, BIS के अंडर भी लिया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जहां पर सर्टिफाई करना जरूरी है टॉयज को, चाहे इंपोर्टर हो चाहे एक्सपोर्टर हो। प्लीज याद रखिएगा, इन सब कारणों के कारण में क्या हो रहा है, हमारा जो टॉय इंडस्ट्री वो धीरे धीरे क्या कर रही है, बूम कर रही है, बूस्ट कर रही है। अगला जो है दोस्तों, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है, उसके तहत में कौन से स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है क्या, आप सभी ने PDS सिस्टम का सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर सरकारी जो क्या में दुकानें होती है वहां पर बहुत कम रेट पर और कई कैटेगरीज को मिनिमम रेट पर, कई कैटेगरीज को फ्री में राशन प्रोवाइड किया जाता है, राशन प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि 2013 में हमने एक एक्ट पास किया जिसको हम बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और यह इंश्योर किया कि भारत जो कृषि प्रधान देश है, वहां पे किसी की डेथ भूख से ना हो, हर किसी के पास में फूड से रिलेटेड एटलीस्ट क्या हो, सिक्योरिटी रहे, उनके पास में लीगल राइट। तो उसमें स्टेट्स, क्योंकि जो PDS सिस्टम है राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, राशन को प्रोक्योर करती है। अब आप समझिए प्रोक्योरमेंट किस पे करती है, आप सभी को पता है, MSP रेट, किसको मिल रहा है बेनिफिट, किसानों को बेनिफिट मिल रहा है। फिर उसको हम क्या करते हैं, PDS राशन कार्ड, इसीलिए तो सिस्टम है राशन कार्ड, फिर उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बेसिस पर यह क्या की गई है, रैंकिंग दी गई है कि कौन सा स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो रैंकिंग रिलीज किसके द्वारा की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज याद रखिएगा, इसका नाम किसी नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, PMO ने नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने किया है। उसके अंदर में उन्होंने क्या किया कि कौन कौन से स्टेट ने बहुत अच्छा क्या किया है, परफॉर्म किया है। तो प्लीज रैंकिंग को याद रखिएगा। सबसे पहले कौन कौन से स्टेट हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे टॉप किसने किया है, उड़ीसा ने किया है, प्लीज याद रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में क्या है, आंध्र प्रदेश, और जो बॉटम पर है कौन है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है और गोवा है। तीनों को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर में अगर देखा जाए तो त्रिपुरा क्या है, फर्स्ट नंबर पर रहा है, ठीक है।
और फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश रहा है, फिर सिक्किम रहा है। अगर 3 यूनियन टेरिटरीज देखा जाए, जहां पर देखिए ये नॉर्मल हमने रैंकिंग देखी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये नॉर्मल जनरल कैटेगरी के अंदर में है, ये जनरल कैटेगरी के अंदर में देखा है। स्पेशल कैटेगरी के अंदर में देखा जाए तो किसने किया, त्रिपुरा ने किया है, हिली स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया। और अगर देखा जाए यूनियन टेरिटरीज, जो 3 यूनियन टेरिटरीज जिन्होंने टॉप किया कि यार में अच्छा परफॉर्म किया किसके अंदर में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर में, कौन है, दादर नागर हवेली और आपकी क्या नाम है, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, सबसे अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, क्लियर है। अगला है मानगढ़ हिलॉक, इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट की बात, इसके मानगढ़ तो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानगढ़ हिलॉक को राजस्थान के अंदर में जो है उसको नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया गया है। तो ये क्यों है इंपॉर्टेंट, क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि 1500 जो भील ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे उनको ट्रिब्यूट के लिए इसको क्या किया, इंपॉर्टेंस, समझिएगा। तो जो ये मानगढ़ हिल रॉक है ये अरावली रेंजेस के अंदर में पड़ता है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर पड़ता है। 1913 की बात है, 17 नवंबर 1913 की। यहां पर लोकल जो भील, जो आपको पता है जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इकट्ठे हुए 1500 के आसपास में थे, और उनको क्या किया गया, ब्रिटिश आर्मी ने मार दिया था, किल कर दिया था, क्योंकि वो हटने से राजी नहीं हुए थे। तो इस कारण से उनको ट्रिब्यूट देने के लिए क्या किया गया है, मानगढ़ हिलॉक को क्या किया गया है, ये उनको क्या किया है, नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया गया है। प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, तो भील्स क्यों इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वो सोशल रिफॉर्मर जो थे गोविंद गुरुजी, अब गोविंद गुरुजी के फॉलोवर थे, कौन थे, भील जो थे उस समय पर ये गोविंद गुरुजी के फॉलोवर थे। अब आपको यह भी पता होना चाहिए गोविंद गुरुजी कौन थे, उन्होंने भगत मूवमेंट शुरू किया था। प्लीज याद रखिएगा, भगत मूवमेंट किसने शुरू किया था, गोविंद गुरुजी ने शुरू किया था। तो भगत मूवमेंट में क्या था, जहां पर यह बात की जाती थी, मान के चलिए जो वेजिटेरियनिज्म की होगी, या फिर मान के चलिए अलग अलग प्रकार की एंटी मतलब दारू वाली ना हो गया, कोई भी चीज होगी उसको छोड़ने की बात की गई थी। तो ये भगत मूवमेंट शुरू किया गया था उनके द्वारा। तो ये उनके फॉलोवर थे, कौन, भील। ठीक है, वो इकट्ठे हुए थे। ठीक है, और उसके बाद में वो रेबेलियन हो गया था। फिर उसके बाद में आपको पता है ब्रिटिश ने काफी तगड़े तरीके से उनके आर्म्स और फोर्सेस को इस्तेमाल किया था। बट आपको प्लीज ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। अगला है खारची पूजा, तो प्लीज याद रखिएगा, ये कई बार स्टेट पूछ ले जाते हैं कहां से बिलोंग करते हैं। तो खारची पूजा कहां पर, त्रिपुरा में। प्लीज याद रखिएगा, मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है किसका, त्रिपुरा के अंदर में। ठीक है, ये आपके जनरली जुलाई या अगस्त में मनाया जाता है, और वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन रहता है, रॉयल पूजा रहती है इसके अंदर में। और ये अगरतला हो गया, क्या नाम है, वहां पे मंदिरों में मनाया जाता है 14 गॉड्स को। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। और ये पूजा जो है एक फेस्टिवल इससे पहले भी होता है, उसको आमा पेची भी बोलते हैं, आमा पेची पूजा। उसके 15 दिन के बाद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मदर अर्थ का क्या होता है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। अंबुबाची मेला कहां लगता है, बताएंगे कोई, कामाख्या टेम्पल कहां पर है, बताएंगे कोई। तो इससे एक और चीज समझिए, जो सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, मदर अर्थ के मेंस्ट्रुएशनल साइकिल की बात करते हैं, कामाख्या टेम्पल को जब आप देखेंगे तब भी आप इस चीज को समझेंगे कि मेंस्ट्रुएशनल साइकिल की हम बात करते हैं। तो कभी भी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल ये कभी भी टैबू नहीं रहा हमारे देश के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में। वो पता नहीं चीजें कैसे हमारी सोसाइटी के अंदर में आ गई, बट अगर आप चीजें हमारी हिस्टोरिकली चीजें देखेंगे तो वो अलग रही हैं, हमेशा अलग रही हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बस एक जनरल वो कह रहा हूं। अगला है स्वानिधि महोत्सव। दरअसल कोविड जब आया तो कोविड के कारण में सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा, रेहड़ी पटरी वालों पर पड़ा। जो नॉर्मल डे टू डे वर्किंग से काम कर रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, उनके ऊपर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। अब उनके ऊपर में जब इंपैक्ट पड़ा तो कैसे वो अपना काम दोबारा से शुरू कर पाए, उसके लिए सरकार ने एक स्कीम शुरू करी, पीएम स्वानिधि। तो स्वानिधि के अंदर में क्या था कि बिना किसी कोलेटरल के 10,000 रुपए का क्या किया जाएगा, लोन दिया जाएगा। इनको रेहड़ी पटरी वालों को, कि वो अपने काम को दोबारा से क्या कर सके, शुरू कर सके। तो उसी से रिलेटेड ये क्या है, महोत्सव मनाया गया, स्वानिधि महोत्सव। ये किसके, ये कल्चरल फेस्टिवल जहां पर सक्सेस किसकी, पीएम स्वानिधि स्कीम को सेलिब्रेट किया जाए। तो मैंने इसीलिए स्कीम को ये कहा गया, ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 2020 में लॉन्च की गई थी। क्योंकि कब, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोविड के बाद में, कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर में जो लॉकडाउन लगे थे, उसके कारण में जो रेहड़ी पटरी, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे,
वो अपने बिजनेस को कैसे शुरू कर सके, उसके लिए उनको 10,000 रुपीज का क्या लोन दिया गया बिना कोलेटरल के किसी चीज के। ठीक है, तो उसके अंदर में ये चीज है, प्लीज याद रखिएगा। पीएम स्वनिधि की अगर फुल फॉर्म देखा जाए, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला जो है मिशन वात्सल्य स्कीम, मैं इसको इसलिए लेकर आया क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे जो जो भी बच्चों से कार्यक्रम होते थे, बच्चों से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होती थी, उनको हमने एक अम्ब्रेला स्कीम के अंदर में मर्ज कर दिया है। उसको क्या बोला है? मिशन वात्सल्य स्कीम। प्लीज याद रखिएगा, बच्चों से रिलेटेड अभी तक जितनी भी स्कीम्स होती थी, हमने उन सभी को क्या किया, एक अम्ब्रेला स्कीम के अंदर में मर्ज कर दिया है, जिनको हम बोलते हैं वात्सल्य स्कीम, मिशन वात्सल्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये क्या है? मिशन वात्सल्य। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। बस ये चीज याद रखिएगा, ज्यादा और इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें क्या है कि कैसे फंक्शनिंग स्टैट्यूटरी बॉडीज की उठाई जाए, कैसे सर्विसेज की डिलीवरी स्ट्रक्चर को कैसे और बढ़िया कराया जाए, इंस्टीट्यूशनल केयर और सर्विसेज को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाए, सारी चीजें हैं मिशन वात्सल्य, जहां पर फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर चिल्ड्रन के रिलेटेड है। प्लीज याद रखिएगा। क्लाउड बर्स्ट, कई बार आपने सुना होगा बादल फट गया, तो बादल फटता नहीं है कहीं पर। वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर में कुछ मतलब मान के चलिए कुछ सर्टेन अमाउंट से ज्यादा अगर बारिश हो जाए, उसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। तो अभी रिसेंटली अमरनाथ, आप सबको पता, अमरनाथ यात्रा जी में वहां पर हुआ, सारी चीजें आपको पता है। और वहां पर 16 लोगों की जान चली गई थी और काफी सारे लोग क्या नाम है मिसिंग भी थे। अभी तो शायद वो और संख्या बढ़ गई होगी। तो ये क्या है, क्लाउड बर्स्ट का मतलब है कि बहुत कम समय के अंदर में, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर में इंटेंस रेनफॉल अगर हो जाए सिर्फ स्मॉल एरिया के अंदर में, उसको बोला जाता है क्लाउड बर्स्ट। प्लीज इसकी डेफिनेशन को याद रखिएगा। अगर इसकी और प्रिसाइज डेफिनेशन बोली जाए तो 100 mm अगर पर आवर की बारिश हो जाए, कितने मान के चलिए, 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज के अंदर में, तो उसको बोलते हैं हम, आईएमडी की डेफिनेशन है। प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर में आपको नंबर्स के साथ में कंफ्यूज करेंगे। तो प्लीज याद रखिएगा कि यहां पर एक्सीड कर जाए 100 mm पर आवर से ज्यादा हो जाए बारिश किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर में, कौन सा, 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में, तो क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, बादल फटना बोलते हैं। एक जगह पर बहुत ज्यादा पोर कर दिया, बहुत ज्यादा बारिश हो गई। ठीक है, चलें आगे बढ़े, क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, चलें तो आगे बढ़ते हैं। अगला अगर देखें तो ये सारी की सारी, और अभी ये माउंटेन रीजन्स के अंदर बहुत ज्यादा होने लग गया, क्लाउड बर्स्ट होने लग गया। आप उत्तराखंड में भी देखेंगे, वहां पर भी होने लग गया है, बहुत ज्यादा सारी चीजें होने लगी। और अच्छा, एक और चीज समझिए कि जो क्लाउड बर्स्ट होता है वो ज्यादातर कौन से क्लाउड्स के कारण में होता है? बारिश भी वैसे आप देखेंगे तो किसके कारण में होता है? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड क्लाउड बोला जाता है इनको। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यूमुलो लिम्बस या फिर निम्बस भी बोलते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरी हमेशा से तैयारी के टाइम में, मैं इसको तो निम्बूज बोलता था बस खाली, ये निम्बूज याद रहेगा मेरे को बस, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। अनस्टेबल क्लाउड्स के कारण में। और अच्छा, हिली एरियाज में क्यों होता है? टोपोग्राफी उनकी ऐसी है, ट्रैप कर लेते हैं ज्यादातर। ठीक है, ये सब चीजों के कारण में होता है, तो ये बहुत सारी परेशानी रहती है। अगला जो है अंबेडकर जी से रिलेटेड दो मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे अभी वो किया था ना हमने, वहां पर बात की थी महोली वाला, और फिर उसके बाद में हमने जो हिल रॉक की बात करी, वैसे अब बात की गई है कि दो मॉन्यूमेंट्स जो अंबेडकर जी से रिलेटेड है उनको भी नेशनल इंपॉर्टेंस का क्या किया जाए, घोषित कर दिया है। तो कौन कौन से दो मॉन्यूमेंट है और वो किससे रिलेटेड है, कैसे एसोसिएटेड है अंबेडकर जी से, उनसे रिलेटेड है क्या है? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने रेकमेंड किया है दो साइट जो डॉक्टर अंबेडकर जी से रिलेटेड, उनको मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्या किया जाए, घोषित कर दिया जाए। कौन कौन सी साइट है? एक संकल्प भूमि बनियान ट्री कैंपस है, कहां पर है? वडोदरा के अंदर में, जहां पर अंबेडकर जी ने अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या किया था, शपथ ली थी, यहां पर रिजॉल्व लिया था। कब लिया था? 23 सितंबर 1917 के अंदर में। और दूसरा कौन सा है? प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। कहां पर है ये स्कूल? आपको याद रखना चाहिए इस चीज के बारे में ये महाराष्ट्र के अंदर है, सतारा, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पर ही अंबेडकर जी ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन को किया था। अब ये जिला परिषद के अंदर बहुत बुरी हालत है, तो इन दोनों को अगर मान के चलिए, अगर नेशनल इंपॉर्टेंस अगर आप दे देंगे, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो धीरे धीरे इनकी क्योर प्रिजर्वेशन सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो अंबेडकर जी से रिलेटेड ये दोनों के दोनों क्या है, जगह और लोकेशन मॉन्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ये किसके अंडर में काम करता है? किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम करता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि एनएमए, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी,
इस किस एक्ट के तहत में एम्पावर्ड है? अभी रिसेंटली हिंदू न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल था, तो कौन से एक्ट के तहत में एम्पावर्ड है? आपके एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स, AMASR, AMASR, उसके तहत में क्या है, ये एम्पावर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में काम करता है। और ये एक तरीके से जो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हेरिटेज साइट्स हैं, उनको क्या है, प्रिजर्व करने की इसके पास में क्या है, मैंडेट है। इसका जो मतलब ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर में। ठीक है, क्लियर है? अगला जो है परिमाण। परिमाण, परिमाण क्या है? ये एनसीआर रीजन के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, और पहले तो ये पहले ही बन गया था, लेकिन अब इसको पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया है। तो परिमाण है क्या? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी। किस रीजन के लिए? एनसीआर रीजन के लिए। ठीक है, प्लानिंग इस रीजन के अंदर में कैसे की जाए, ठीक है, आप मान के चलिए मैनेजमेंट कैसा किया जाए एनसीआर रीजन का, ये इस चीज के लिए बनाया गया। ठीक है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग और क्या नाम है, वहां पर मैनेजमेंट कैसे किया जाए उस रीजन के अंदर में। तो ये क्या है? परिमाण। बस खाली नाम याद रखिए, परिमाण किससे रिलेटेड? एनसीआर रीजन से। जियो स्पेशियल पोर्टल है, जियो पोर्टल है, जो क्या बताएगा, सारी की सारी रिमोट सेंसिंग हो गया, जीएस टेक्नोलॉजी यूज की जाएंगी, उसके अंदर पूरा का पूरा मैप अवेलेबल रहेगा, जो क्या करेगा, आपके प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? पर्पज ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीएस टेक्नोलॉजी, अ वेब जियो पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय थ्रू NIC। ठीक है, क्लियर है? प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला जो है 30th मीटिंग ऑफ नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये लेकर आया हूं कि जोनल काउंसिल के लिए लेकर आया हूं। तो जोनल काउंसिल दरअसल ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या? कानून के तहत बनी है, यानी कि किसी एक्ट के तहत बनी है, संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ और भारत देश के अंदर में स्टेट्स, लिंग्विस्टिक, ये सब चीजें जब चल रही थी, तो एक एक्ट पास किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कब पास किया गया था? 1956 के अंदर में। उस एक्ट के तहत में हमारे देश के अंदर में जोनल काउंसिल बनाई गई, जैसे नॉर्दर्न, सदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये 5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी। प्लीज याद रखिएगा। तो जोनल काउंसिल का मतलब क्या? मान के चलिए जैसे नदन साइड में पढ़ने वाले, अभी नाम भी देख लेंगे कौन कौन से स्टेट है, वो जो स्टेट है वो एक साथ कोलेबरेट करेंगे, एक साथ बैठेंगे और उस रीजन के अंदर में कैसे डेवलपमेंट की जाए उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा। तो इसलिए बनाया गया था ये। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, या चेयरपर्सन कह लीजिए, मैं वर्ड यूज ना करना चाहें तो चेयरपर्सन, जेंडर न्यूट्रल, तो कौन होते हैं? हमेशा होम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, 1956 एक्ट से ये बने थे, लेकिन बाद में नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से बनाए गए। उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के अलग से बनाया गया, नॉर्थ ईस्ट क्या नाम है आपका, जोनल काउंसिल एक्ट पास किया गया, उसके तहत में उसको अलग से बनाया गया। तो प्लीज याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वाला इसके तहत में नहीं बना था, वो अलग बना था। उसके अंदर में भी आपके होम मिनिस्टर क्या होते हैं? जोनल काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, अभी मीटिंग हुई है नॉर्दर्न जोन की, ठीक है, तो इसके अंदर में कौन कौन है आप देखिए। इसके अंदर में मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, आपके हरियाणा हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपके दिल्ली हो गया, आपका लद्दाख हो गया, आपका पंजाब हो गया, ये सारी की सारी चीजें, सबके चंडीगढ़ हो गया, सब लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सबने क्या क्या भाग लिया। तो आप ये देखिए, अमित शाह जी, उन्होंने क्या थे, वो इसके अंदर में चेयरपर्सन होते हैं, होम मिनिस्टर। ठीक है, तो डेप्यूटी चेयरपर्सन कौन होते हैं? डेप्यूटी चेयरपर्सन हमेशा क्या होता है, हर ईयर रोटेट होते रहते हैं। वो कौन होते हैं? आपके हर स्टेट के सीएम धीरे धीरे रोटेशन के हिसाब से बनाते हैं। तो इसके अंदर में क्या, जैसे हर रीजन की अपनी अपनी कोई समस्या होती है, वाटर शेयरिंग से रिलेटेड या कोई और से, जैसे इसके अंदर में क्या किया, साइबर क्राइम से रिलेटेड, कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे साइबर क्राइम को रोका जाए, उससे रिलेटेड डिस्कशन इसके अंदर में किया गया। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था इसके अंदर में, जोनल काउंसिल क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है इनका। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट रिलेशन बनाने के लिए सेंटर और स्टेट्स के लिए, और स्टेट्स के बीच में भी कैसे रिलेशन अच्छे रहे, उसके लिए इसको किया जाता है। ठीक है, इश्यूज जो हैं, जो कोई समस्या है स्टेट्स के बीच में, उनको रिजॉल्व करने के लिए किया जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए चीज क्या की, बनाई गई थी। ठीक है, क्लियर है? अगला जो है नेशनल फिश फार्मर्स डे, कब मनाया जाता है ये याद कर लीजिएगा। नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों, इस चीज को याद कर लीजिए, और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो पहली बात तो याद रखिएगा, 10 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल फिश फार्मर्स डे, प्लीज याद रखिएगा। और क्यों मनाया जाता है?
किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके जो कलीग थे अली कुन्ही जी, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था इसके अंदर में ब्रीडिंग को कैसे इंक्रीज किया जाए 1957 के अंदर में, इसलिए 10 जुलाई को मनाया जाता है। अब आप खुद सोचिए, देखिए यहां से आप अभी नहीं हमने कोस्टल रीजन की बात करी। अब कोस्टल रीजन यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ पर जैसे फार्मिंग हम कहते हैं जमीन पर जो लैंड फार्मिंग होती है, वैसे ही दोस्तों फिश की भी फार्मिंग होती है। और वो हमारे देश के अंदर बहुत सारा एक बहुत बड़ा तबका है जो फिश फार्मिंग के ऊपर में क्या उनकी इकोनॉमी, उनका जो लाइवलीहुड, उनका जीवन व्यापन क्या है उनके ऊपर में डिपेंडेंट है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिश फार्मिंग बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि कैसे जैसे आपको बताएं ब्लू रिवोल्यूशन की बात की गई। ब्लू रिवोल्यूशन के तहत में ये कहा गया कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए फिशरीज का, ये भी याद रखिएगा। मत्स्य संपदा योजना शुरू की 2020 के अंदर में लॉन्च किया गया, जहां पर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट की जाएगी। कैसे फिश को कैसे स्टोर किया जाए, स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। तो सारी चीजें क्या है इंपॉर्टेंट है, यानी कि फिश और फिश से रिलेटेड इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल है नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। अभी आपने हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक एमएसपी के ऊपर में कमिटी बनाई गई है और उसके अंदर में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, जीरो बजट फार्मिंग को बढ़ाने के लिए भी क्या किया गया, फोकस किया गया। तो नेचुरल फार्मिंग होता क्या है? नेचुरल फार्मिंग वो हो गया कि जहां पर आप आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज ना करें, नेचुरली जो चीजें अवेलेबल हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, किसके अंदर में, फार्मिंग के अंदर में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या नाम था हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने एक कॉन्क्लेव को क्या किया, एड्रेस किया वहां के अंदर में। तो उन्होंने कहा कि सूरत मॉडल जो है नेचुरल फार्मिंग का, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सूरत मॉडल में क्या हुआ, वहां के जो पंचायत से क्या किया जाता है, हर पंचायत से 75 फार्मर्स को सिलेक्ट किया जा रहा था, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, उनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए नेचुरल फार्मिंग के वो क्या है प्रोवाइड किए गए। और उसके बाद में ये कहा गया कि क्यों ना ये वाला जो मॉडल है ये हम पूरे देश के अंदर में इसको क्या करें, इंप्लीमेंट करें, जिससे क्या हो, नेचुरल फार्मिंग क्या हो, इंक्रीज हो। दरअसल देखिए एक चीज हर कोई समझ रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज्यादा क्या है, मतलब सेफ है। क्योंकि जितने ज्यादा पेस्टिसाइड क्या में फर्टिलाइजर्स वगैरह आर्टिफिशियल आप यूज करते हैं, भले ही आपकी यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसका आपके जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसको कंज्यूम जो कर रहे हैं, उनकी हेल्थ पर भी इसका क्या पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है, पहला पॉइंट। दूसरा एक और चीज, उसके कारण में सॉइल के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, लॉन्ग रन के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर असर पड़ता है। तीसरा एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि पेस्टिसाइड्स वगैरह पे जब बारिश होती है या फिर रन ऑफ वाटर होता है, तो उसको लेकर जाकर जो हमारे क्या नाम है रिवर सिस्टम होता है, जो इरिगेशन सिस्टम होता है, उनके अंदर में चला जाता है, तो भी वो हमारे शरीर के ऊपर में, हेल्थ के ऊपर में क्या करता है, इंपैक्ट करता है। तो नेचुरल फार्मिंग क्या है, नेचुरली अगर आप फार्मिंग करें, क्या नाम है, जो नेचुरली हमारे पास फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स हैं, जैसे गोबर इस्तेमाल करना, ठीक है, खाद जिसको हम बोलते हैं, उन सब चीजों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो सारी चीजें हैं जिससे क्या हो, सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़े रहे, क्वालिटी भी इंक्रीज हो, सारी चीजें। और ये केमिकल फ्री प्रोड्यूस हमारे लिए रहेगा। ऑर्गेनिक भी हम बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी, ठीक है, काफी सारी चीजें क्या करेंगे, इनिशिएटिव्स लिए गए। अगला जो है दोस्तों, ये क्या है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ है जहां पर ब्रिंगिंग सिटीजंस, एंटरप्रेन्योर्स एंड गवर्नमेंट क्लोज फॉर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या, कि जो सरकार के जो इनिशिएटिव लिए गए हैं किसके द्वारा लिए गए हैं, सरकार के द्वारा किसके लिए लिए गए हैं, लोगों के लिए लिए गए हैं। तो कैसे लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए, तो इसके अंदर में एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड ये क्या है, 2 डे का रीजनल कॉन्फ्रेंस किया गया था, जहां पर ब्रिंगिंग सिटीजंस, एंटरप्रेन्योर्स एंड गवर्नमेंट, इन तीनों को एक तरफ लेकर आया, एक साथ ले जाए। किसके द्वारा किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये किस लिए था, कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स हैं सेंटर पर, स्टेट पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनको कैसे किया जाए, कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे और ज्यादा इंक्रीज किया जाए, कैसे कैसे सरकार की जो फंक्शन है उसके अंदर में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, कैसे सरकार जो सर्विसेज दे रही है उसके अंदर में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारी चीजें क्या है, इसके अंदर में लिया गया इनिशिएटिव, ठीक है। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और ये आज के पीआईबी का जो 1 जुलाई का जो फर्स्ट सेशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको इस सेशन के अंदर मजा आया होगा। अगर सेशन में मजा आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहां पर, प्रशांत तिवारी पीडीएफ नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और एक चीज और मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है। 1 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, रोज शाम को इसकी 6 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। आप सभी ने पहले के 2 बैचेस पर इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3rd बैच ये इसीलिए लाया गया कि कई सारे बच्चे, क्योंकि उसमें एडमिशन क्लोज हो गए, तो 3rd बैच इसीलिए लाया गया कि कई सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे। तो 18,999 रुपए पे आप इस कोर्स को ले सकते हैं पीआरटी लाइव कोड यूज करके। मैंने पूरी की पूरी डिटेल, पूरी के पूरे इसके बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी समझा दी है। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।